वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी 9वीं कक्षा का 5वां अध्याय, जिसकी लेखिका हैं चपला देवी, उसका भाग 1। तो अध्याय शुरू करने से पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। निरअपराध, निरअपराध मतलब बिना अपराध के। वास स्थान, वास होता है रहना, जहाँ आप रहते हैं उस स्थान को आपका निवास का स्थान कहते हैं। विध्वंस, विध्वंस होता है किसी चीज़ को का पूरी तरह से विनाश कर देना, उसे समाप्त कर देना। फाटक अर्थात दरवाज़ा। भग्नावशिष्ट, भग्नावशिष्ट होता है जहाँ कहीं आग लग जाती है और आग लगने के बाद जो राख, जो अवशेष बचते हैं उसे कहते हैं भग्नावशिष्ट। प्रसाद, प्रसाद होता है महल। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो आपने सार पढ़ा ही होगा। तो इसमें 1857 का जो विद्रोह था, उसके जो विद्रोही नेता थे, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिन्होंने युद्ध लड़ा, जब वो 1857 की क्रांति हार गए तो अंग्रेज़ों का उन पर बहुत ज़्यादा क्रोध था और अंग्रेज़ों ने उनकी धन संपत्ति, उनके रिश्तेदार सबको समाप्त करने की मन में ठान ली थी। तो इसमें सन 1857 के एक विद्रोही नेता थे जिनका नाम धुंधुपंत नाना साहब, जो कानपुर से असफल होने पर जब भागने लगे, जब वहाँ से उनको भागना पड़ा, अगर वो भागते ना तो अंग्रेज़ उनको मार डालते, तो वो जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ले जाना नहीं ले जा पाए, क्योंकि वो जल्दी में थे। अगर वो पुत्री मैना को साथ ले जाने की कोशिश करते तो वो भी मारे जाते। तो देवी मैना विठुर में पिता के महल में रहती थी, वो विठुर में रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। जो विद्रोह का दमन कर दिया गया, अंग्रेज़ उसमें जीत गए, तो उस मासूम और बिना अपराध की उस देवी को जो है अंग्रेज़ों ने अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। द्रवीभूत कर देता, पाषाण हृदय होता है जिसका मन बिल्कुल पत्थर का होता है, कि अगर पत्थर हृदयी व्यक्ति भी उसकी इस गाथा को सुन ले, देवी मैना की, तो उसका भी मन जो है वो द्रवीभूत होता है, पिघल जाएगा। तो कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल विठुर की ओर चला, क्योंकि अब विठुर में नाना साहब का महल था और उस महल को उन्होंने पूरी तरह से उसका विध्वंस कर देना था। तो विठुर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उससे बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी, क्योंकि जो भी संपत्ति थी वो विद्रोह में लगा दी गई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निश्चय किया, क्योंकि नाना साहब जो है विद्रोही थे और अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि जो भी विद्रोही हैं 1857 के विद्रोह के, उन सब को जो है, उनके राजमहल को, उनके रिश्तेदारों को, सबको, उनका नामो निशान तक ख़त्म कर दिया जाए। तो सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब वो महल लूट रहे थे तो उस समय वो बालिका उन्हें वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसने उन्हें अनुरोध किया कि वो इस महल पर गोले ना बरसाएं। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। करुणापूर्ण होता है दया से भरा हुआ मुख, और अल्प वयस होता है छोटी उम्र की वो लड़की थी, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी। तो वो देखकर जो सेनापति हे थे उनके मन में भी दया आ गई। तो सेनापति हे उससे पूछते हैं कि क्या चाहती हैं, कि आप क्या चाहती हैं, क्यों ऐसा कह रही हैं कि इस महल को तोपों से ना उड़ाया जाए। तो बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। वो अनुरोध करती है कि आप क्या इस महल की रक्षा करेंगे। तो सेनापति हे जो होते हैं वो पूछते हैं, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है, क्योंकि अभी तक सेनापति हे ने उसे नहीं पहचाना था कि वो बालिका कौन है। तो बालिका कहती है कि आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है, कि इस मकान को आप क्यों गिराना चाहते हैं। तो सेनापति ने कहा कि ये मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है, यहाँ नाना साहब रहते थे
और सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है, क्योंकि नाना साहब एक विद्रोही थे, अंग्रेज़ों के विद्रोही थे और उन्होंने उनकी पूरी संपत्ति का विध्वंस करने की आज्ञा दी है। तो बालिका कहती है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, कि नाना साहब जिन्होंने शस्त्र उठाए माना कि वो दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। जड़ पदार्थ होता है निर्जीव, कि इस मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। अब मैना को वो स्थान क्यों प्रिय था? क्योंकि वो वहीं पैदा हुई थी, वहीं उसका बचपन बीता था, वहीं वो खेली कूदी थी, इसलिए उनको वो स्थान बहुत प्रिय था। तो वो नहीं चाहती थी कि उस महल को, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना जन्म स्थान और जिस जगह उसका बचपन बीता हो वो बहुत प्रिय होता है वो स्थान। तो इसलिए वो सेनापति हे से अनुरोध करती है कि आप इस जड़ पदार्थ महल को तोपों से ना उड़ाएं। तो सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से जुड़े वह मकान गिराना ही होगा, क्योंकि सेनापति हे जो है वो अंग्रेज़ों के नौकर थे और नौकरी करते थे, तो उनका कर्तव्य था कि वो जो आदेश थे वो उसको पूरा करें। तो वो उन्हें दुख तो होता है, पर वो कहते हैं कि कर्तव्य के चलते उनको ये मकान गिराना ही पड़ेगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा। फिर वो बताती है बालिका मैना कि वो कौन है। मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। तो सेनापति को वो कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, आप जनरल हे हैं और आपकी प्यारी कन्या मैरी मैरी में मैरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। मतलब जो उनकी कन्या थी, जो सेनापति हे हैं, उनकी जो बेटी थी उसमें और बालिका मैना में आपस में काफ़ी प्रेम था। कई वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी, कि बहुत सालों पहले आप और अपनी बेटी के साथ आप हमारे महल आते थे और मैरी भी मुझे बहुत चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री की तरह ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी आज भी मेरे पास है। तो वो अपना परिचय देते हुए बताती है कि मैरी जो मेरी मित्र थी, आप उसके पिता हैं और बचपन में आप भी उसके साथ हमारे घर आया करते थे। तो शायद आप जो है वो सारी बातें भूल गए हैं और मैरी की अब मृत्यु हो चुकी है, पर मैरी की एक चिट्ठी आज भी बालिका मैना के पास है। ये सारी बातें सुनकर सेनापति हे के होश उड़ जाते हैं। फिर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और फिर वो उस बालिका को पहचान पाते हैं कि ये नाना साहब की पुत्री बालिका मैना है। तो और वो कहते हैं कि अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। बाद में उन्होंने उसको पहचान लिया। तो सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो, सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। तो उसने कहा, सेनापति ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान गया, पर जिस सरकार का मैं नौकर हूँ मैं उसकी आज्ञा का पालन मुझे करना पड़ेगा, मैं उसके आज्ञा को नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। तो उसी वक्त क्या होता है कि प्रधान सेनापति जो जनरल आउट्रम हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा कि नाना साहब का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया, क्योंकि आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ, ये वो सेनापति हे से गुस्से में पूछते हैं। तो सेनापति हे ने विनयपूर्ण कहा कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है? तो वो कहते हैं कि मैं इसी फिक्र में हूँ कि एक तरफ आदेश मुझे ये है कि महल का विध्वंस कर दिया जाए, उसे जला दिया जाए, और दूसरी तरफ वो बालिका मैना की बातें सुनकर कुछ विनयपूर्वक जो है वो जनरल आउट्रम से कहते हैं कि क्या इस महल को बचाया जा सकता है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की ये कहानी। तो इसका अगला भाग हम कल करेंगे। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।